इसमें आपको आइल्स या टॉफिल या फिर इस तरह के जो टेस्ट होते हैं जिसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहलाते हैं वो आपने देना होता है और उसकी मद पे आपका वीज़ा लगता है। और वो इसीलिए होता है कि हाँ बच्चा इस काबिल है कि वो पढ़ने ही आना चाह रहा है। जो कि नॉन एसडीएस होता है उसमें आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है और उसके एवज आपका वीज़ा लगता है। लेकिन उस पर फिर वीज़ा लगने के चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक तशवीश वाली खबर होती है कि अगर बच्चा आइल्स नहीं कर सकता, टॉफिल नहीं कर सकता, पीटीए पास नहीं कर सकता तो फिर वो बच्चा पढ़ने आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। और इसी सिस्टम पर अगर हम बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि पीटीई के ही सीईओ हैं। पीटीई भी इसी तरह का टेस्ट होता है जो कि आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स या फिर कोई भी एजुकेशन जो आप वहाँ पढ़ना चाह रहे हैं उसमें मददगार साबित होता है। उनसे जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये टेस्ट अप्लाई होता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में किसी में आइल्स चलता है, किसी में टॉफिल चलता है, किसी में कुल सारे चलते हैं लेकिन किसी में ज़रूरत ही नहीं होती है। सो इस पर हम बात करेंगे और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आजकल जो स्टूडेंट्स वीज़ा रेशियो है वो बहुत कम हो गया है, उसकी क्या वजूहात है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जाबिर, सीईओ पीटीई पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। सो जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया एसडीएस नॉन एसडीएस, एक तो हमें इसके बारे में बताएं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पीटीई, टॉफिल या फिर आइल्स करके एडमिशन्स लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारे इसके बगैर ही एडमिशन दिलवा दो। सो क्या फ़र्क होता है दोनों में? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती क्यों है। बुनियादी तौर पर कंट्रीज़ जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपने कनाडा की एग्जांपल दी है या ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लें, तो इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आप हमारे कंट्री में मूव कर रहे हैं, अच्छा मूव करने के भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव जिसकी आपने बात की स्टडी वीज़ा होता है कि आप पढ़ाई की गर्ज से जा रहे हैं, और सेकेंड आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है सेटलमेंट की सिटीजनशिप, जिसको हम वर्क वीज़ा भी कहते हैं या इमिग्रेशन की कैटेगरी में आता है। ये दो डिफरेंट पर्पस होते हैं। इन दोनों के लिए उन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट ये है कि आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करें, जिससे हमें ये इल्म हो सके कि हमारी यहाँ की इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी फंक्शनल है कि आप सोसाइटी में वर्क कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं या आप स्टडी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इनकी अंग्रेज़ी की सलाहियत को, ये इस्तेदाद कार को चेक किया जा सके। अच्छा, अब ग्लोबली जो है जो लीडिंग एग्ज़ाम है वो पीटीई है और आइल्स है। फ़र्क ये है इसमें, पीटी स्टैंड्स फॉर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। पियर्सन जो है एक इदारा है यूके का, पियर्सन एजुकेशन के नाम से, जो कि एजुकेशनल और पब्लिशिंग कंपनी है। वर्ल्ड वाइड ये एग्जाम कंडक्ट करती है 120 प्लस कंट्रीज़ में, और ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। सेकंड है आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी है, वो ब्रिटिश काउंसिल है, वो भी यूके की बॉडी है। कैंडिडेट चाहे तो पीटीई दे दे और चाहे तो आइल्स दे दे, दोनों की ग्लोबली एक्सेप्टेंस सेम है, स्टडी वीज़ा के लिए भी और इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए भी। अब अगर हम पीटीई की बात करें तो इस वक्त 500 प्लस टेस्ट सेंटर्स हैं दुनिया में जहाँ पर वर्ल्ड वाइड ये एग्जाम कंडक्ट होता है, और 365 डेज होता है। देयर इज़ नो हॉलीडे, आप किसी भी दिन इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। सेकंड ये कि पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त 8 मेजर लोकेशंस हैं और 14 टेस्ट सेंटर हैं जहाँ पर एग्जाम की अवेलेबिलिटी मौजूद है। अब बात यह है कि पीटीई की तरफ क्यों आना चाहिए या पीटीई को प्रेफरेंस क्यों देनी चाहिए, या कैंडिडेट के लिए किस तरह ये कन्वीनियंट हो सकता है। एक तो ये कि आजकल जो बच्चे हैं या जो यंग जनरेशन है ये कंप्यूटर से ज़्यादा फेमिलियर है, सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर है, और जो पीटीई एग्ज़ाम है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ये कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, जिसमें तमाम तर क्वेश्चंस की कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स की असेसमेंट एआई करती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है। अच्छा, पहले आप मुझे इसकी डिटेल बताएं, उससे पहले मैं डिफरेंस तो आपने हमें बता दिया कि आइल्स में क्या डिफरेंस है और पीटीई में क्या डिफरेंस है, लेकिन पियर्सन पीटीई बेसिकली पाकिस्तान टेस्टिंग नहीं है, इट्स पियर्सन टेस्टिंग। ठीक हो गया, एक तो ये हमें क्लियर हो गया। दूसरा, अब इसमें मुझे ये बताएं, आप टेस्ट तो लेते हैं लेकिन टेस्ट से पहले के मरहले की तरफ मैं आना चाहूँगी। जब कोई बच्चा अप्लाई करता है, सो आया डू यू गाइज आप उनको एक काउंसलिंग देते हैं, उनको वीज़ा के प्रोसेस से भी आगाह करते हैं, उनको बताते हैं कि इस टेस्ट में क्या क्या पेचीदा चीज़ें हो सकती है, क्योंकि देखिए अब ऐसे तो नहीं है कि मैं बस आके सिर्फ टेस्ट देने बैठ जाऊँ, राइट? सो डू यू नो आप उनको पहले से गाइडलाइंस देते हैं? असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कैंडिडेट की कि आया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये टेस्ट देना क्यों चाहता है। अगर स्टडी के लिए उसने अप्लाई करना है तो हमें ये देखना होगा जिस डेस्टिनेशन और
कोर्स में अप्लाई करना चाहता है वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक उसको फंक्शनल इंग्लिश रिक्वायर्ड है, प्रोफिशिएंट स्कोर चाहिए या सुपीरियर चाहिए, फॉर एग्जांपल 6 बैंड चाहिए, 7 या 8 रिक्वायर्ड हो, नंबर 1। या फिर हमें ये देखना होता है अगर ये इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहा है, जैसे कि ये टेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और कैनेडियन गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है वर्क वीज़ा के लिए, फैमिली सेटलमेंट के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप के लिए भी। तो उस गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है कि इस बच्चे का कितना स्कोर होना चाहिए, तो ये हम इंटरव्यू और असेसमेंट करके देखते हैं कि पहले तो डिजायर्ड स्कोर क्या है, नंबर 1। दूसरा ये है कि एक बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, यानी कि एक बच्चे ने अगर एफएससी की हुई है और वो कहता है कि मैंने 8 बैंड सिक्योर करना है और 8 बैंड जो है वो सुपीरियर लेवल होता है इंग्लिश में, तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये कर पाएगा भी या नहीं, क्योंकि हर बंदे की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो डिफरेंट होती हैं। किसी की लिसनिंग अच्छी है, किसी की राइटिंग और किसी की रीडिंग अच्छी है। अच्छा जाबिर साहब, ये बताइए कि आपकी जो पीटीई पाकिस्तान है ये एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ें करती है, और दूसरा सवाल ये कि पियर्सन और आइल्स ये दोनों टेस्ट सिर्फ इंग्लैंड के लिए हैं या 3 और भी ममालिक के लिए हैं, क्योंकि 120 में तो ये कंडक्ट होते हैं, लेकिन ये हैं किन किन ममालिक के लिए? स्टडी पर्पस के लिए अगर बात करें तो आइल्स और पीटी की एक्सेप्टेंस ग्लोबली सेम होती है, भले आपने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है, स्पेन में, स्वीडन में, आयरलैंड में, कहीं पर भी आप अप्लाई करना चाहते हो, ये कैटेगरी है स्टडी वीज़ा के लिए। अगर हम इमिग्रेशन की बात करें तो पीटीई की जो एक्सेप्टेंस है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, न्यूजीलैंड, यूके और कैनेडियन और यूएसए गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है फॉर इमिग्रेशन पर्पस। ये जो प्रोफेशनल कैटेगरी अप्लाई करती है, स्किल्ड वर्कर्स अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए भी ये टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि मैंने वहाँ पर वर्क करना है उस कंट्री में जाके, इंजीनियर है, आईटी स्पेशलिस्ट है, हेल्थ केयर का, तो रिक्वायरमेंट होती है। अब पीटी पाकिस्तान क्या करता है, पीटी पाकिस्तान जो है ये पियर्सन की कोलैबोरेशंस में इस एग्ज़ाम से रिलेटेड पाकिस्तान में सर्विसेज देता है। एक तो ये कि पाकिस्तान में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, जिसके जैसे कि मैंने बताया कि 8 डिफरेंट लोकेशंस हैं और 14 टेस्ट सेंटर हैं, उन एग्ज़ाम की बुकिंग और रजिस्ट्रेशंस को पीटी पाकिस्तान प्रोसीड करता है, यानी कि हम बुक करेंगे, आफ्टर दैट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू सिट इन द एग्जाम, नंबर 1। सेकंड ये है कि हम इनकी प्रिपरेशन इस एग्जाम की करवाते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, वो ऑन साइट भी देते हैं। थर्ड ये है कि हम मॉक एग्जाम कंडक्ट करते हैं। मॉक क्या होता है कि फाइनल एग्जाम से पहले कैंडिडेट की असेसमेंट की जाती है कि क्या वो फाइनल एग्जाम के लिए रेडी है या नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की असेसमेंट, इनेबलिंग स्किल्स की असेसमेंट, और फोर्थ पर फिर हम स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी देते हैं। आप यूँ समझें कि पीटी पाकिस्तान एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है कि जिसमें तमाम तर सर्विसेज इंटीग्रेटेड हैं, स्टार्ट से लेके एंड वीज़ा लॉन्चमेंट तक की। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तानी तलबा के लिए इस वक्त बैरून ममालिक जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं उन्हें? लैंग्वेज तो एक हमने जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा क्यों ऐसी वजह है कि वीज़ा रेशोज़ कम होती हुई नज़र आ रही हैं? पाकिस्तान के जो बच्चे या स्टूडेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड सबसे पहले तो करना चाहिए कि चैलेंजेस हैं क्या वीज़ा रेशो को लेके। जब हम कहते हैं कि वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है तो हम इसकी कॉजेज़ और चैलेंजेस जानना होंगे क्या हैं। सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट, नंबर 1। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें आप ये बताते हैं कि इंस्टीट्यूशन की फ़ी मैं खुद अरेंज कर सकता हूँ, वहाँ की अकोमोडेशन, लिविंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट। अगर आप ये सारी अरेंज करके अपने फंड्स शो कर देते हैं गवर्नमेंट को और इंस्टीट्यूशंस को, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 15,000 पाउंड आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी है एग्जांपल के तौर पे, आपने ये 15,000 अपने बैंक में दिखा दी, लास्ट 28 डेज़ की रिक्वायर्ड होती है यूके के लिए, तो लेकिन आप ये नहीं बता सके कि इसका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है या सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है या ये आपके पास अमाउंट आई कहाँ से है, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है और इसके ऊपर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। गो कि आपने कंप्लीट तो की है लेकिन उसके पास जवाब देने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ये इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि जब आप अप्लाई करें तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ हमें दें कि आप बताएं कि आपने ये कोर्स का इंतखाब क्यों किया, इस कंट्री का इंतखाब क्यों किया, और आपके अगर कंट्री में ये कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल थे तो यहाँ पर आप क्यों मूव करना चाहते हैं। अब आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ एक डॉक्यूमेंट तो बना के दे दिया, लेकिन आप ये भी जस्टिफाई नहीं कर पाए कि मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर क्या स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने मुल्क में वापस चला जाऊँगा। आप इसको जस्टिफाई नहीं करने पाए और इसकी वजह से भी आपकी वीज़ा रिजेक्शन हो गई। आपकी जो सीवी है वो आपकी अगर एकेडेमिया रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं करती, ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि लोग होता क्या है कि जब आप सर डिग्री पाकिस्तान में कंप्लीट करते हैं फिर आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं, वो एक्सपीरियंस रेलिवेंट नहीं होता आपकी डिग्री के साथ, आप उसको जस्टिफाई कर नहीं पाते। फिर आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है वीज़ा से पहले और वो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करता है, आप उस इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो यानी कि कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं और मल्टीपल स्टेप्स हैं कि जहाँ पर आपको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है। अब बस बहुत सारे मैंने ये भी देखा है SOP ही नॉट सेटिस्फैक्ट्री होती है या फिर गैप की वजह से भी डेफिनेटली अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस वजह से भी वीज़ा रिजेक्शन हो जाती है। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं कि चांसेस ज़्यादा किस चीज़ के होते हैं? सपोज़ आप PT या फिर आइल्स करके जाना चाहें या फिर आप, क्योंकि इसमें 2 रास्ते होते हैं ना, एक तो आप ये है कि ज़्यादा लार्ज
लार्ज अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं, उसकी बेसिस पे आपका वीज़ा लगता है। जो सेकंड SDS होता है जिसमें आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देते होते हैं, उसमें आपने एक ब्लॉक अकाउंट बनाना होता है जिसमें आपने 12,000 समथिंग डॉलर्स डालने होते हैं और साथ ही IELTS शो करना होता है। सो ज़्यादा प्रोफिशिएंट वे कौन सा है अप्लाई करने के लिए जिसमें वीज़ा रिजेक्शन चांसेस हम कहें कि कम होते हैं निस्बत? हमें ये देखना होगा कि किस कंट्री की, ये जो आप STS और नॉन STS बता रही हैं, स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम की बात हो रही है, ये कनाडा का वीज़ा कैटेगरीज हैं, 2 डिफरेंट स्टेट, ये कनाडा के हैं। ऑस्ट्रेलिया में और UK में ऐसा नॉन STS या STS नहीं है। वहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हर सूरत मीट करनी है। अब उसमें ये नहीं होता कि आप IELTS करेंगे तो प्रेफरेंस मिलेगी और PTE करेंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने या इंस्टीट्यूशंस ने या प्रोफेशनल बॉडी ने वंस उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसमें कम ज़्यादा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, या टेस्ट की एक्सेप्टेंस होती है या नहीं होती। प्रॉब्लम ये आता है कि अगर एक यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपको 6 बैंड अचीव करना है तो आप 5.5 अचीव करके अप्लाई करें, तो इसका मतलब है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे। तो सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना बिल्कुल ऐसे ही है। और आई थिंक जनरली अगर हम ओवरऑल देखें तो मोस्टली 6 से कम कोई भी यूनिवर्सिटी जो है आई थिंक एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंट्री में मिनिमम 6 रिक्वायरमेंट है। अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6.5 रिक्वायर्ड है। अगर आप वर्क वीजे और के लिए अप्लाई करते हैं या सिटीजनशिप के लिए तो फिर 7 और अबव 7 रिक्वायर्ड। अच्छा, मुझे ये बताएं स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें, बहुत सारी हमारा ये है कि या तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं या फिर बहुत रेयरली जो है वो किसी को इंटरनेशनल, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, कनाडा की अगर हम बात करें तो बहुत रेयरली कोई जो है हमें स्कॉलरशिप्स मिलती है। सो इसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह सिलेक्शन प्रोसेस होती है और किस बेसिस पे बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन से कंट्रीज ऐसे हैं कि जो स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। अगर जर्मनी की हम बात करें तो दाद स्कॉलरशिप्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो एरasmus मंडस स्कॉलरशिप में अप्लाई किया जा सकता है। कि अगर फ्रांस की बात करें तो दी कैंपस फ्रांस स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। US में अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स आती हैं, USEFP यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। हंगरी में आती है स्टाइपेंडियम हैंगरिकम, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया में भी है ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप, उसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो यानी कि ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि रिक्वायरमेंट क्या है। मिनिमम GPA 3 होना चाहिए, बच्चे जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, 2.5 होता है उनका, ये लेस देन 3 होता है। फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए आपके पास, जिसको हम SOP कह रहे हैं। फिर आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मिनिमम होने चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन से कि आपको रिकमेंड क्यों किया जा रहा है आपको वहाँ पर। फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट फिर भी रिक्वायर्ड होती है। वो ये देखते हैं कि बच्चा यहाँ पर अगर आता है तो तालीम के साथ साथ क्या अपनी अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता ये। और फिर CV, जैसे कि यूरोप में अप्लाई करते हैं तो यूरोप एज CV होती है, CV का भी ख़ास रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं एलिजिबल है, बट ये कॉम्पिटिटिव होता है इसलिए कि दुनिया भर से अप्लाई कर रहे होते हैं और आपके पास बड़ी स्पेसिफिकली इसके अंदर समझें कि अपॉर्चुनिटी होती है कि आप क्वालिफाई करते हैं। US में ज़रा रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, वहाँ पर GRE का एग्ज़ाम रिक्वायर्ड होता है। बाकी IELTS या PT तो हर जगह के ऊपर रिक्वायर्ड होगा, उसकी तो कोई एग्जम्पशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर इस वजह से जा रहे हैं धड़ाधड़, जिसमें ख़ासतौर पे इंग्लैंड शामिल है आजकल, कि वहाँ पर हम लोग बस पहुँच जाएं। पहुँचने के बाद जो है वो काम भी करते हैं, साथ साथ जॉब भी करते हैं। पर्पज़ ये होता है कि किसी तरीके से सेटल हो जाए। ऐसे केसेस कितने होते हैं कि जो इमिग्रेशन के लिए नहीं जा रहे, PR के लिए नहीं जा रहे, स्टडी के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके चांसेस हैं कि वो अपने पॉइंट्स पूरे करके वहाँ पर जो है रेजिडेंस इख्तियार कर लें। अच्छा, ये बड़ी कम रेशो है इत्तेफाक से। पाकिस्तान में जब भी कोई कैंडिडेट हमसे कांटेक्ट करता है तो वो यही कहता है कि सर रूट तो मेरा स्टडी का ही है, लेकिन मैंने वहाँ पर सेटल या मैंने सिटीजनशिप लेनी है, क्योंकि इसके अलावा कोई रूट है ही नहीं मुल्क से जाने का। तो वो मजबूरन आप कह लें या ज़रूरतन कह लें कि उसको ऑप्ट करता है इस पाथवे को। तो आप यूँ समझ लें कि अगर 100 अप्लाई कर रहे हैं तो कोई 20% होंगे जो वापस पाकिस्तान में आते हैं, बाकी 80% की यही कोशिश होती है कि वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी मिले और वहाँ पर सेटल हो जाए। तो फिर वहाँ पर वो क्या करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी? बता देता हूँ। जैसे UK की आपने एग्जांपल दी है, तो UK में स्टडी कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जो है UK होम ऑफिस वो 2 इयर्स का आपको PSW ऑफर करता है। PSW कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ना, कि आप उसमें फुल टाइम वहाँ पर वर्क और जॉब कर सकते हैं। अच्छा, जब ये 2 इयर्स वर्क करते हैं तो इसके बाद वो एक्सटेंडेबल होता है कि अगर वहाँ का कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर कर देता है तो आप उसको एक्सटेंड कर लें, यानी कि जॉब ऑफर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की 1 ईयर की या 2 ईयर की एक्सटेंशन हो गई और उसको स्पॉन्सरशिप मिल गई जॉब के लिए, तो उसके बाद वो
अप्लाई कर देते हैं ILR के लिए, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। वो उनको अगर ग्रांट हो जाती है रिक्वायरमेंट मीट करने के बाद, दैन उसके बाद फिर 3 इयर्स का मजीद वेट करते हैं और फिर सिटीजनशिप अप्लाई कर लेते हैं। तो ये स्टेप्स हैं, पहले आपने स्टडी कंप्लीट की, फिर PSW आपने अवेल किया, फिर उसके बाद आपने स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए, फिर ILR के लिए अप्लाई किया और फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। अब होता क्या है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानियों का, जैसे कि ऑफर भी हम बात कर रहे थे कि यूके होम ऑफिस ने 2025 की जो स्टैट्स थी उसमें ये बताया कि तकरीबन 10,500 पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने असाइलम अप्लाई किया है। अच्छा, मतलब पाकिस्तान हैज़ बिकम दी वन ऑफ द मोस्ट टॉप असाइलम सीकर्स कंट्री, ठीक है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा असाइलम अप्लाई करने वाले पाकिस्तानी हैं। ये कौन लोग हैं? जो स्टडी वीज़ा के ऊपर गए थे या वर्क वीज़ा के ऊपर गए थे। वहाँ पर जाके उन्होंने क्या किया, अपना स्टेटस चेंज कर लिया। तो हुआ क्या कि आपको करना तो ये चाहिए था कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते, PSW अवेल करते और जॉब की तरफ जाते, लेकिन आपने जब अपना रूट चेंज कर लिया तो उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि जिन्होंने अब अप्लाई करना है, जो पाकिस्तान से जो एलिजिबल हैं, उनके लिए कंप्लाइंसेस टाइट हो गई हैं। उनका यही ख्याल है कि हर आने वाला जो पाकिस्तानी होगा वो असाइलम में अप्लाई करेगा, असाइलम में अप्लाई करेगा, तो इसका मतलब है ये पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। हालांकि अभी जो असाइलम ने की, पाकिस्तान ने अपनी जो चेंज की है पॉलिसी इस हवाले से सिटीजनशिप को लेकर, तो उससे फ़र्क तो पड़ा होगा। आपका पाकिस्तानी नेशनलिटी खत्म हो जाएगा, उससे फ़र्क आपको लगता है क्या पड़ेगा? कि अगर आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान, अगर आप किसी और कंट्री में असाइलम अप्लाई करते हैं तो आपके पाकिस्तानी, तो वो तो पहले ही अपना इंटेंट बता ही ये रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी नेशनलिटी जो है वो खारिज नहीं करते थे, आप फिर भी पाकिस्तान के नेशनल रहते थे। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो खुद विलिंग होते हैं वहाँ पर सरेंडर कर लेते हैं पाकिस्तानी नेशनलिटी। ऐसी भी हाँ जी, पहले जर्मनी का ऐसा था कि उधर सिर्फ आपने सिंगल, लेकिन अब जर्मनी के साथ पाकिस्तान का हो गया, इल्हाक हो गया, अब आप दोनों नेशनलिटीज। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने बताई कि असाइलम की वजह से हाँ ठीक है हमारे वीज़े जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन दुबई में तो हम असाइलम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुबई के भी वीज़े जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। दुबई में ना तो कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, यहाँ पे या तो लेबर जाती है क्लास मोस्टली तबका, या फिर लोग बिजनेसमैन कम्युनिटी जाती है, वहाँ पर स्टार्टअप्स वगैरह और बिजनेस करते हैं। तो उसके भी पीछे एग्जांपल्स हैं। आपने खुद केसेस देखे कि पाकिस्तानियों ने वहाँ पर जाके विजिट वीज़ा ख़त्म हुए तो अपना एक्सटेंड किया वहाँ पर स्टे, और वीज़े को एक्सटेंड नहीं करवाया, उनके ऊपर फ़ाइन जो है वो इम्प्लीमेंट हुए। फिर वहाँ पर भीख के बहुत बड़े केसेस आए, तो उनका भी ख्याल ये है कि ये यहाँ पर सिर्फ विज़िट करने का मकसद नहीं होता, ये जॉब के लिए आते हैं, और जॉब हंट करना कोई मसला तो नहीं, आप ज़रूर हंट करें, लेकिन उसका लीगल पाथवे है ना, आप लॉफुल जो पाथवे है कि आप वर्क वीज़ा जो है वो अवेल करें और उसके बाद आप वहाँ पर अपनी सर्विसेज दें, वो नहीं करते। तो हर एक का जब कोई पॉलिसी बनती है या कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो उसका कोई बैकग्राउंड होता है, तो मुमकिन तौर पे यही बैकग्राउंड हो कि इसकी वजह से रिजेक्शन बढ़ गई है यूई की। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि अब वहाँ पर अगर हम लोग इमिग्रेशन के थ्रू, PR के थ्रू प्रॉपर्ली जाना चाहते हैं, फिर टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इस तरह के ममालिक में, तो उधर की पॉलिसीज़ अब क्या कहती हैं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है, वो वैलिड होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या चीज़ें वैलिड होनी चाहिए जिसकी बेस पे आपको PR की जो है वो, क्योंकि कनाडा का तो एक स्कोर सिस्टम है ना, जहाँ तक मुझे पता है कि आपका जो है वो 8 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस हो, आइल्स में आपके एडवांस हो या 7.5 तो मिनिमम हो, वो एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें आप अगर स्कोर अचीव कर लेते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्या? और फिर दूसरी चीज़ ये कि अकेले PR लेना और फैमिली के साथ लेना, ये भी केसेस में कोई फ़र्क डालता है? अकेले तो पॉसिबल नहीं होता, आप बता सकते हैं। मैं इस पे थॉरली बता देता हूँ। कनाडा की आपने खुद एग्जांपल दी, एक्सप्रेस एंट्री के नाम से जाना जाता है, और फिर प्रोविंशियल उनकी नॉमिनेशन भी होती है, उसको PNP बोलते हैं, और वो पॉइंट टेस्टिंग सिस्टम होता है, राइट। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है, DHA, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया, वो भी इमिग्रेशन ऑफर करता है और उनका भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। अच्छा, इसमें 5-6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अगर कोई प्रोफेशनल कैटेगरी में पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, IT एक्सपर्ट है, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी है, सबसे पहले उसने ये देखना है कि जो उसका ऑक्यूपेशन पाकिस्तान में है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। नंबर 1, पहला तो आपने ये काम करना है। अगर आप एग्जिस्ट करते मीडिया भी है उसके अंदर, लेकिन अगर मीडिया, देखिए ना, मीडिया के अंदर भी कैटेगरी ना, कोई प्रोडक्शन में है, कैटेगरीज है, वो कैटेगरी आपने देखनी होती है नंबर 1 मेरे ख्याल से। लेकिन लाइसेंस्ड प्रोफेशन का भी जरा बताइएगा, अगर सपोज लाइसेंस्ड प्रोफेशन हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेप इसी की तरफ आ रहा हूं। पहले आपने ऑक्यूपेशन लिस्टिंग में देख लिया कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं। सेकंड स्टेप पे क्या करते हैं कि आप उनकी स्किल असेसमेंट की बॉडी है, अपना एक्सपीरियंस और अपनी डिग्री की असेसमेंट उनसे करवाते हैं। नंबर 1, अगर आप इंजीनियर हैं तो वहाँ की बॉडी है इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया, वो आपकी क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस को असेस करेगी कि आप हमारे मुल्क में एलिजिबल हैं वर्क करने के लिए या नहीं, आपका वैलिड एक्सपीरियंस हम मानते हैं या नहीं। नंबर 1। एक डॉक्टर है तो उसके लिए बॉडी है AHPRA, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ
प्रैक्टिशनर्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वो उनसे असेस कराता है। एक IT स्पेशलिस्ट है, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है, तो वो उनकी ACS है, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी, उनसे करवाता है। तो हर एक जो शोबा है उसकी स्पेसिफिक बॉडी है, आपने उनसे असेसमेंट करवानी है। ये जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं अपार्ट फ्रॉम दीज प्रोफेशनल डिग्रीज, उनके लिए वेटासिस होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने सेकंड स्टेप पे अपनी स्किल असेसमेंट करवा ली, वो एलिजिबल है, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप ये है कि अब दो ऑप्शन है वहाँ पे अप्लाई करने के, या तो आप पाकिस्तान में रहकर जॉब सिक्योर करें वहाँ पे, या बगैर जॉब के अप्लाई करें। अगर आप जॉब सिक्योर करके अप्लाई करेंगे तो उसको स्पॉन्सर्ड वीज़ा कहते हैं या स्पॉन्सर्ड इमिग्रेशन कहते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट वीज़ा कैटेगरी होती है PR के लिए। अब अगर आपको जॉब सर्च करनी है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की अपना पोर्टल है APS के नाम से, ऑस्ट्रेलियन पब्लिक सर्विस के नाम से, वहाँ पर गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, आप चेक कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने प्राइवेट जॉब्स चेक करनी है तो वहाँ पे सीक का प्लेटफॉर्म है, करियर 1 का प्लेटफॉर्म है, जोरा के नाम से है, आप चेक कर सकते हैं। ये थर्ड स्टेप होगा जहाँ पर आपने जॉब देखनी है कि आप स्पॉन्सर्ड के थ्रू जाना चाहते हैं या खुद, ये थर्ड है। फोर्थ पर जो स्टेप आता है वो फिर वहाँ से जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। या आप PTE दें, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, या आप IELTS दें, दोनों की एक्सेप्टेंस है। मिनिमम आपको 7 बैंड रिक्वायर्ड होगा, और अगर PTE में स्कोर्स होते हैं 10 से लेकर 90 तक, 90 में से आपको 63 मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे, इसको प्रोफिशिएंट इंग्लिश लेवल कहते हैं मिनिमम। और अगर आपको टॉप स्कोर चाहिए तो वो फिर 79 प्लस होगा 90 में से, इसको 8 बैंड कहते हैं। इमिग्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो, ये एलिजिबल है जी, वो जी एलिजिबल है। इससे नीचे एलिजिबिलिटी बन नहीं पाती, क्योंकि इससे नीचे आपका प्रोफिशिएंट नहीं आप बन पाते, आप फंक्शनल होते हैं, आपकी स्कोर जरा हाई होना। डेफिनेटली, जैसे कि आपने बताया ना कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, बेसिकली हर एक स्किल के अगेंस्ट आपको पॉइंट अवार्ड होते हैं। अच्छा, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स क्लियर नहीं है, अगर आपका 7 या 8 बैंड आप सिक्योर नहीं कर पाए, तो भले आपके पास एक्सपीरियंस है, भले आपके पास अच्छी डिग्री है, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अपने आप को पाकिस्तान में टेस्ट करना है कि स्कोर आप ले रहे हैं या नहीं। अच्छा, ये एक स्टेप होगा। नेक्स्ट ये है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल स्कोर आ गया, फिर आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन होता है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, इमी होम अफेयर्स के नाम से, वहाँ पर अकाउंट बना के आप अप्लाई करते हैं। उसमें अब एलिजिबल कौन है, हम कम टू द पॉइंट। यस प्लीज। सबसे पहले तो आपकी एज देखी जाती है। आइडियल जो एज है वो 25 से 33 के दरमियान है। इमिग्रेशन वाले के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी और कनाडा के अंदर में PR के लिए परमानेंट रेजिडेंसी की बात हो रही है। 25 to 33, ठीक है। बट 44 तक भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पॉइंट्स कम हो जाते हैं। अब अगर एक बंदा 25 से 33 के दरमियान है तो मैक्सिमम पॉइंट अवार्ड होते हैं, और वो 30 अवार्ड्स होते हैं। ठीक हो गया, नंबर 1। ठीक है। सेकंड, फिर आपका ये देखा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है। अब जो ग्रेजुएशन है अगर तो है तो अप्लाई करें, उससे नीचे अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपने मास्टर या PhD की हुई है तो उसके एडिशनल पॉइंट हो जाते हैं। ये सेकंड रिक्वायरमेंट है। थर्ड ये है कि मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और रेलिवेंट उसी फील्ड का होना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट है। फोर्थ रिक्वायरमेंट आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या तो 7 बैंड आएगा या बहुत सारे लोग इसमें मार खा जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैं समझता हूं पाकिस्तान में देखें, एक बंदे के पास डिग्री भी है, एक्सपीरियंस भी है, लैंग्वेज स्किल का मसला, असेसमेंट तो करवा लेगा, असेसमेंट तो हो जाएगी, लेकिन अगर लैंग्वेज में वो क्लियर नहीं है तो उसका सारा जो प्लान है वो, बहुत सारे अगर लैंग्वेज में भी क्लियर हो गया फिर वो एलिजिबल है, वो आप फिर अप्लाई कर ले। फिर ये देखना है जो आपने बात की, क्या फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहिए या विदाउट फैमिली अप्लाई करना चाहिए। दोनों ऑप्शंस होते हैं। अगर आप सिंगल अप्लाई करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 10 पॉइंट्स अवार्ड करती है, अगर आप फैमिली के साथ करते हैं तो फिर 5 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर स्पाउस आपका है जो कि सेकेंडरी एप्लीकेंट है इस सूरत में, तो उसकी क्वालिफिकेशन और उसके लैंग्वेज टेस्ट का भी जो पॉइंट्स है वो भी ऐड हो जाते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं अप्लाई करते हुए। कैंसिल क्यों हो जाता है सर? उसकी रीजन है ना, मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। एक बंदा है, आई मीन सब कुछ उसकी रीजन है सर, उसकी रीजन है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि एक बंदे की एज के 30 पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पे, अगर एक बंदा 33 क्रॉस कर गया, नहीं गया, एक बच्चा है वो एग्जिस्ट ही करता है 29 साल का, 30 साल का, उसकी बेगम भी है 28 साल की, 29 साल की, दोनों जो है वो एक अपनी डिग्री उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर की हम नहीं भी जिक्र करते, ग्रेजुएशन उनकी है। उसके बाद उन्होंने 3-3 साल का एक्सपीरियंस भी है, और उनके 7 बैंड्स भी अगर आ जाते हैं तो उसके बावजूद रह जाते हैं। क्यों? उसकी रीजन क्या है? और अच्छा, इसके लिए उनको कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है, वो आपने बताया, छोड़ दे, स्पॉन्सरशिप को हम साइड पर रख देते हैं कि
विदाउट जॉब यू आर अप्लाइंग ओवर देयर फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। एक बंदे की बड़ी अच्छी एज है, जैसे कि आपने एग्जांपल दी 25 से 33 की ब्रैकेट में, और उसके 30 पॉइंट्स उसके पास आ गए मैक्सिमम। अब नजम की ही एग्जांपल ले ले, सपोज ठीक है, ही इज हाईली क्वालिफाइड, आपके 30 पॉइंट्स आ गए। मेरी एज है 27, मेरी वाइफ की एज है 26। अच्छा, सबसे पहले आपकी असेसमेंट करते हैं, आपके 30 पॉइंट्स तो सिक्योर हैं, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन आपने की हुई है, 15 पॉइंट्स इसके हो गए, कितने हो गए? 45 हो गए। अच्छा, फिर आपने आइल्स या पीटीई देना है, कितना स्कोर आप अचीव कर लेंगे? 7 बैंड लेंगे या 8 लेंगे? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आप 7 कर लेते हैं, 10 पॉइंट्स इसके हो गए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मेरा तकरीबन 3 साल का आपने मिनिमम बताया, वो एक्सपीरियंस उससे ज्यादा ही है मेरा। पहले 45 थे, 10 आपके लैंग्वेज के ऐड हो गए, 55 हो गए। एक्सपीरियंस आपका कितना है? सर मेरा अभी तक तो हो गया 8 साल। 8 साल का आपको 15 पॉइंट्स इसके मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें भी कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं होती कि आपकी ड्यूरिंग डिग्री, आफ्टर डिग्री काउंट होता है, डिग्री भी आप काउंट करें तो फिर भी मेरे जो है वो 4-5 हम 10 पॉइंट्स इसके ऐड कर लेते हैं। 55 प्लस 10 कितने हो गए? 65। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी प्रोफेशन में इस वक्त अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया, मिनिमम यू शुड गेन 65 स्कोर। एलिजिबल तो हैं, ये ऐसे ही आप एलिजिबल हैं कि यूनिवर्सिटी कहे कि जिसके 60% है वो अप्लाई कर सकता है। समझ आ गया। एडमिशन किसको मिलेगा? क्या हर 60 वाले को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो टॉप पे होगा, मेरिट बनेगा, उसको ऑफर होगी। अब ऑस्ट्रेलिया में लिसन टू मी, अब आपने मुझे बोला मिनिमम 65, अगर मेरे 8 बैंड आ जाते हैं इसका, अच्छा 75 हो गया, 10 और ऐड हो जाएंगे। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि वो कौन से और पॉइंट्स है जिसकी वजह से लोग ऊपर जा रहे हैं। अब एक ऐसा बंदा है जिसके 90 बन गए ना, अब वो 90 वाला कैसे बताने लगा। उसके लिए वो क्या करेगा, या तो उसने ऑस्ट्रेलिया में रह के डिग्री की होगी जिसको उसके एडिशनल 10 पॉइंट्स मिल गए होंगे, या एक होता है CCL एग्जाम होता है, क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज, इसको नाटी एग्जाम बोलते हैं। अगर वो पास कर लें, उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू इंटरप्रिटेशन का एग्जाम होता है, 20 मिनट्स का ऑनलाइन होता है, 5 पॉइंट्स उसके भी अवार्ड हो जाते हैं। तो वो कहाँ पर पहुंच गया? 90 में। जैसे आपने कहा मेरा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन इनकी वाइफ की असेसमेंट तो हमने नहीं की, वो पॉइंट्स वो बाद में आते हैं। अभी हम स्किल असेसमेंट इंडिविजुअल की हो रही है। अच्छा, अभी आप अगर सिंगल अप्लाई करते 10 पॉइंट्स और ऐड हो जाने थे। अगर आप मिसेस को ऐड करें तो 5 पॉइंट्स हो गए। इससे पहले आपके 75 बन रहे थे, आपने 80 हाँ, तो अब आपके 80 हो गए। अगर आपकी मिसेस जो हैं वो PTE एग्जाम दे देती हैं और उनकी फंक्शनल इंग्लिश आ जाती है उसके अंदर लेवल 6, तो 85 हो जाएगा। अब 2 चीज़ें देखनी होगी। एक बंदे का 85 स्कोर आ गया, तो इस वक्त जो है आपके शोबे में क्या ऑस्ट्रेलिया में पोजीशंस वेकेंट हैं, अवेलेबल हैं या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है, उनकी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, वो हर साल बताती है कि हमें किस शोबे में कितने बंदे रिक्वायर्ड हैं एनुअली। अगर 10,000 बंदे ने अप्लाई किया है, इंजीनियर्स ने, और उनको बंदे चाहिए जनाब 5,000, तो बाकी 5,000 तो ड्रॉप हो गए, इस वजह से नहीं मिलती। एक रीज़न तो आपके पास ये आती है। दूसरी रीज़न ये है कि आपके अगर 85 बन गए मिसाल के तौर पे, इस दफ़ा जो उन्होंने कट ऑफ, उसको कट ऑफ में कहूँगा, जब ये मेरिट के ऊपर एक समझे कि कुरानदाजी करते हैं और मेरिट के ऊपर निकालते हैं कि कितने लोगों को ऑफर दिया जाए, हो सकता है उस वक्त कट ऑफ 95 पे बन रहा हो, तो वो क्या करेंगे, 95 वाले को कॉल करेंगे, 85 वाला ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि हो सकता है कि 65 वाले को बुला लें, क्योंकि उस शोबे में हो सकता है कि किसी ने अप्लाई ही ना किया हो। तो सिर्फ आपका स्कोर भी मैटर नहीं करता, यानी कि पॉइंट्स ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर डिमांड किस शोबे की कितनी और अप्लाई करने वाले कितने हैं। अभी लास्ट जो PR का राउंड हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ये नवंबर में हुआ है 2025 में, और 10,000 कैंडिडेट्स को PR ऑफर की गई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वर्ल्ड वाइड, 10,000 लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि इसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आती सिवाय वीज़ा फ़ी के, नंबर 1, जो कि $4,910 है, तकरीबन 9 लाख पाकिस्तानी बनता है। वो तब अप्लाई करना है जब वहाँ से इन्विटेशन आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं, नंबर 1। एक कॉस्ट तो ये है। दूसरी कॉस्ट जो आपने स्किल असेसमेंट करवानी है, उनकी जो बॉडी से जो मैं आपको बता रहा था अपने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, वो कॉस्ट आ जाएगी। तीसरा, अगर आपने हेल्थ का सर्टिफिकेट वहाँ पे देना है, चेस्ट एक्सरे वगैरह करवाते हैं, हर गवर्नमेंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट, उसकी कॉस्ट पाकिस्तान में आ जाएगी, और टिकट की कॉस्ट है। और प्रोसेस अगर आपने खुद इनिशिएट करना है तो डेफिनेटली उसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है, ऑनलाइन होता है। इसके अलावा कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, उनको पता ही नहीं है। सिर्फ एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, आप एलिजिबल हैं, आपका सब कुछ इस वक्त है ना, लैंग्वेज नहीं है। हाँ, बिजनेस प्रपोजल पे अगर आप जाते हैं, उसका भी क्राइटेरिया साथ बता दीजिए कि बहुत सारे लोग ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, सपोज उनके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं, वो वहाँ जाके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बिजनेस रन करना चाहते हैं, लेकिन उसके एवज वो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं।
अच्छा, उसके बारे में एक और भी मैं चीज़ ऐड करते चलूँ, हम जो बात कर रहे थे ना परमानेंट रेजिडेंसी की ऐड कर रहे थे, इसमें टेम्परेरी रेजिडेंसी भी होती है। अगर एक बंदा पीआर के लिए एलिजिबल नहीं है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, तो आप टीआर के लिए अप्लाई कर लें। टीआर क्या होती है कि आपको, हाँ, वो भी 5 ईयर्स का वीज़ा मिलता है। उसमें ये होता है कि 3 ईयर्स आप एक स्टेट में रहते हैं, प्रोविंशियल स्टेट में आपको रहना लाजिम होता है, आप फेडरल में नहीं रह सकते। फेडरल इनका कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का, आप मेलबर्न में रहें, सिडनी में रहें, पर्थ में, एडिलेड में, कोई इशू नहीं है, तो आप उस वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें। उसका फ़ायदा ये है कि आपको 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ग्रांट हो जाते हैं। यानी कि अगर आप पीआर में क्वालिफाई नहीं कर रहे तो आप टीआर में यकीनन अप्लाई, मतलब क्वालिफाई कर जाते हैं। और इसको 491 वीज़ा बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं बिजनेस की तरफ। और अगर इसमें आपकी जो जॉब है, जो आपकी डिग्री है, उससे रिलेटेड आपकी वो जो ऑक्यूपेशनल लिस्ट है, उसमें चाहे वो मेंशन ना भी हो, तो फिर भी आप देखिए ऑक्यूपेशन लिस्ट में तो आपकी डिग्री होना ज़रूरी है। अगर डिग्री होगी तो वहाँ की जो बॉडी है स्पेसिफिक, उसकी असेसमेंट करवाएंगे। ठीक है। अगर वो शोबा है ही नहीं वहाँ पे, या उन्होंने अपनी ऑक्यूपेशन सीलिंग में डाला ही नहीं है, तो फिर असेसमेंट कहाँ से करवाएंगे? ये मैंडेटरी है। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस कैटेगरी तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। हर कंट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट होती है, कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम आपको बिजनेस वीज़ा ऑफर करेंगे। बिजनेस फिर टाइप भी है कि वहाँ पर आपने वर्चुअल बिजनेस करना है उनसे। अब आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताएं कि हम लोगों को पीआर के लिए मोस्टली अब पाकिस्तानियों किस तरफ रुख करना चाहिए, और स्टडी के लिए जो है वो किस तरफ रुख जो है वो करना चाहिए? स्टडी की अगर बात करें तो यूके के लिए आप रुख करें, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख करें, इन 2 कंट्रीज़ की तरफ। यूरोपियन कंट्रीज बहुत अच्छे हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूरोप बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में या तो उनकी एम्बेसीज नहीं है, और अगर एम्बेसीज हैं तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती वीज़ा की। ये सबसे बड़ा इशू है। तो अगर आपका एडमिशन सिक्योर भी हो जाता है और अगर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट इन टाइम नहीं मिलती, तो क्या होता है कि आपका इनटेक गुजर जाता है। एक और आजकल मार्केट में जो चीज़ चल रही है वो ये है कि आप वीज़ा हासिल करके टेम्प्रेरी या किसी भी तरीके से विजिट वीज़ा या आप जाएँ यूरोप के किसी भी मुल्क, लेकिन वहाँ पर जाके आप ट्रैवल करें स्पेन, और वहाँ पर जाके इमिग्रेशन अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पर इमिग्रेशन ओपन है। नहीं, इमिग्रेशन को कोई क्राइटेरिया तो सेट होगा ना। ओपन तो मैं कहूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है कि आप विजिट वीज़ा लेके जाएं, और ऑस्ट्रेलिया में जाके अप्लाई करें। कनाडा ने भी बंद नहीं की हुई इमिग्रेशन अभी फिलहाल। नहीं, इमिग्रेशन तो हर कंट्री की ओपन है, लेकिन इमिग्रेशन का सेट क्राइटेरिया ना जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तो नहीं है कि आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसी वक्त आपको ग्रांट कर देंगे। ऐसा नहीं है। ये पूल है, इस पूल के अंदर हर एक बंदा अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करता है, उसकी वैल्यूएशन और असेसमेंट होती है, और फिर गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है। अच्छा, तो ये मार्केट में वैसे ही आजकल बहुत चल रहा है। मार्केट में एक बहुत बड़ा मसला है कि स्कैम है, और लोग अनफॉर्चुनेटली उन स्कैम्स के ऊपर के बारे में भी आई थिंक कुछ सुना है, कुछ उनकी भी वीजा पॉलिसी चेंज हुई है। नहीं, मैंने कहा उनकी वीजा पॉलिसी चेंज हुई है और बहुत आसान हो गई है। अब आई डोंट नो कि वो, अच्छा, कि वो उसमें क्या क्राइटेरिया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत आसान कर दिया है उन्होंने। विजिट वीज़ा मैं अगर कहूँ कि सऊदीया की बड़ी आसान है, आप चले जाएं, या बहरीन की बड़ी आसान है, चले जाएं विजिट वीज़ा। हमने अच्छा हमने ये देखना है कि अल्टीमेटली गोल क्या है। हाँ। कि आप इजिप्ट में सेटलमेंट चाहते हैं या सिटीजनशिप चाहते हैं? मैं तो खैर पाकिस्तान में ठीक हूँ, मैं तो कहीं नहीं चाह रही हूँ। तो आपका गोल डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान जो है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर होता जाए, तो मुझे तो कहीं नहीं जाना, क्योंकि मेरी फैमिली ऑलमोस्ट सारी बाहर होती है, और जितनी डिसिप्लिन्ड लाइफ उन्हें गुजारनी होती है ना, वो जब यहाँ 2 महीने के लिए आते हैं वो ऐसे खुश होते हैं कि आपकी सोच है। लेकिन उसी के वजह वो ये बताते हैं कि यार वहाँ की करेंसी यहाँ जब हम यूज़ करते हैं तो हमें इतना तकलीफ नहीं होती है। सो एक चीज़ की बस है, बाकी पाकिस्तान हर लिहाज से बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं, अभी जर्मनी का अभी पिछले दिनों ना बहुत सारी वीज़ाज रिजेक्ट हो गए हैं, हालांकि इससे पहले जर्मनी और जापान जो था वो अच्छे खासे वीज़ाज जो है वो स्टूडेंट्स को दे रहा था। सो उसकी क्या वजह है कि क्या उसमें भी कोई चेंजेस आई हैं, या फिर उन्होंने भी अपनी वीज़ा पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर दी है, या फिर अगेन वही बात होगी कि उन्होंने कहना पाकिस्तान की इकोनॉमी की वजह से हमें नहीं लग रहा ये वापस जाएंगे। मल्टीपल इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज हो सकता है पाकिस्तानियों को ना आती हो, जाहिर है वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज जो है उसकी एक्सेप्टेंस है। सेकंड ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसी इस्लामाबाद और कराची में, वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स डिले होती हो, ना मिलती हो, ये वजह हो सकती है। जो आपने ब्लॉक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट दिखानी है वो आप क्वालिफाई ना कर पाते हो। तो एडमिशन सिर्फ करना मकसद नहीं होता है, एडमिशन के बाद आपने अच्छा एक और चीज़, अब जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि कनाडा के बारे में मुझे थोड़ी कनाडा के बारे में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो इसलिए सर्दी बहुत होती है कनाडा में, बहुत ज़्यादा, -40 टेम्परेचर होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। असल में मेरी फैमिली होती है ना, तो मुझे ये बताएं कि कनाडा की जो पॉलिसी है बेसिकली वो डिफरेंट है, राइट? लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जो इंग्लैंड की है उससे उसकी क्या पॉलिसी बताती है कि
पॉलिसी किस आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हैं? जैसे कि अब देखिए, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू आप जाते हैं ना, तो वो एक डिफरेंट पैनल है, ठीक है। अब उसमें ये है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अगर अप्लाई करते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको आसानी से एक तो वो मिल जाती है, एडमिशन मिल जाता है, दूसरा उसकी बेसिस पे आपको स्टूडेंट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही जॉब्स मिल जाती हैं, तो आप जॉब मार्केट में भी उसी के थ्रू जाते हैं और फिर आपको वर्क परमिट भी ज़्यादा आसानी से मिल जाता है और आगे PR भी ज़्यादा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या इस तरह का है कि पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस है या नहीं? क्योंकि यहाँ से जो स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं ना, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी ज़्यादा प्रेफर हर एक करते की हैं। कोशिश यही होती है कि मैं पब्लिक या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँ। एक कैटेगरी है, फीस कम होती है, पार्शल स्कॉलरशिप मिल जाएगी या फुली फंडेड मिल जाएगी, लेकिन बात ये आती है कि आप क्वालिफाई भी तो करते हो नहीं, ना। लेकिन कनाडा में ना पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वाले ज़्यादा एडमिशंस देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, देखिए, प्राइवेट हमारे पास जो स्टैट्स हैं जो पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आसानी से उनको मिल जाता है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में जाना है, सेल्फ फाइनेंस में हर जगह एडमिशन आप इजीली ले सकते हैं। पब्लिक में जाएंगे तो उसका कंपटीशन हार्ड होता है और हमारे पाकिस्तानी समहाउ क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसकी लैंग्वेज स्किल्स भी हैं और ये बैंक स्टेटमेंट भी हैं। इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है STS और नॉन STS है, और इसका इस बात से भी ताल्लुक नहीं है कि प्राइवेट में आपने लिया है तो आपके लिए हार्डशिप ज़्यादा हैं सेटल होने के लिए और पब्लिक में लिया है तो कम होंगी। रीज़न ये है कि जब भी आपने स्टडी कंप्लीट करनी है तो PSW को अवेल करने की भी रिक्वायरमेंट है और फिर PR करने की भी रिक्वायरमेंट है, और वो यही रिक्वायरमेंट है जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स फिर भी आपको मीट करनी है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दूं, अगर एक बंदे ने स्टडी ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में कंप्लीट कर ली है और PSW भी अवेल कर लिया, अब वो कहता है मैंने PR के लिए अप्लाई करना है, फिर उसको अगेन IELTS या PTE देना पड़ेगा अपने पॉइंट्स कंप्लीट करने के लिए। जी, वहाँ पे दोबारा देना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ में और इनकी वैलिडिटी एक और पॉइंट ऐड करूं, 2 इयर्स होती है IELTS या PTE की। 2 इयर्स के बाद ये एक्सपायर हो जाती है। हाँ, 2 इयर्स के बाद, वो तो आइडिया। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि सपोज आप यहाँ से गए थे बैचलर्स पढ़ने के लिए इंटरनेशनली, ठीक है, और बैचलर्स आपने पढ़ लिया 4 साल तो आपके पूरे हो गए, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो वर्क परमिट मिलता है वो भी मिल गया। उसके बाद सपोज अगर आप मास्टर्स भी वहीं करते हैं, ठीक है, सो आया आप जो है वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं PR के लिए? क्योंकि ऐसे होता है ना कि देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में आपने 2 साल काम करना है, उसके बाद अगर वो सेम ही जो आपकी डिग्री वहाँ पे उसी में ही आपने काम भी किया हो तो आपको एलिजिबल होते हैं PR के लिए, राइट? लेकिन अगर आपके ने जो है वो काम करने के बाद मास्टर्स कर लिया, सो आया यू आर एलिजिबल फॉर PR या फिर आपको दोबारा काम करना पड़ेगा? और फिर आप देखिए, पॉइंट्स अगेन कैलकुलेट होंगे ना। आपने एक एडिशनल डिग्री की है मास्टर की, तो उसकी एक वर्थ है। ऐसे ही है उसमें, जैसे यूरोप है ना, उसमें ये देखा जाता है कि मिनिमम आपका 5 इयर्स का स्टे होना चाहिए। अब वो 5 इयर्स आपने स्टडी में स्टे किया है या 5 iयर्स आपने वर्क में किया है, लेकिन किसी भी सूरत में आप उसको मीट करते हो मिनिमम है। अब जैसे आपने एग्जांपल दी, एक बंदे ने 3 इयर्स का बैचलर्स किया और 1 इयर्स का मास्टर डिग्री प्रोग्राम किया, 4 इयर्स हो गए, इसका मतलब उसको 1 ईयर मजीद जॉब के लिए वहाँ पर स्टे करना है, PSW अवेल करना है, और 5 इयर्स के बाद वो अप्लाई करेगा, ग्रीन कार्ड के लिए करता है या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए करता है या वर्क परमिट के लिए करता है। ठीक है। सो कुल मिला के सिचुएशन ये है कि पॉइंट स्कोर करने हैं, पॉइंट स्कोर करने आपने, अगर आपने जो है ना वो PR की तरफ जाना है। वैसे आप ज़्यादा रिकमेंड क्या करते हैं उन बच्चों को जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और टेक्निकल डिग्रीज मौजूद हैं, स्किल्स हैं उनके पास, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, इस तरह की फील्ड्स, IT ही इस तरह की मौजूद हैं, वो बच्चे अप्लाई करें मास्टर्स डिग्री के लिए या वो अप्लाई करें PR के लिए? अगर तो एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स का है और रेलिवेंट है, फिर तो अप्लाई करने की स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप PR के लिए ही करें, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट सबसे पहले पास करें, फिर सोचें। आगाज़ यहीं से होगा, लैंग्वेज से ही आपका। अच्छा, इसमें ये भी होता है ना, पहली बार तो लैंग्वेज टेस्ट वैसे कोई भी पास नहीं कर सकता। उसका हल है ना, उसका सॉल्यूशन है। लैंग्वेज टेस्ट क्या वाकई में मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। असल में कहें कि मिसकंसेप्शंस भी हैं और मिसगाइडेंस भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर, या मैं कहूँगा पुअर गाइडेंस है। एक बंदे जिसने पाकिस्तान में ग्रेजुएशन कर लिया या मास्टर कर लिया है, तो ऑब्वियसली वो कुछ तो पढ़ा लिखा है ना, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स तो है ना। अब हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जब भी आपको फाइनल एग्जाम में अपेयर होना हो तो सबसे पहले तो मॉक एग्जाम दें, यानी कि एक सैंपल या आइडेंटिकल टेस्ट दें जिसमें आपको ये पता चल सके कि इस वक्त आप स्टैंड, यस एग्जैक्टली, आसान लफ्ज़ों में कितने पानी में हैं। ठीक है, कि अगर एक मिसाल के तौर पे 90 मार्क्स हैं, अगर आपके 40 अचीव हुए हैं और आपको 65 चाहिए, तो हम ये देखेंगे क्या ये 40 से 65 का गैप अचीव कर पाएगा या नहीं। इसकी स्किल्स स्पीकिंग में लो हैं, रीडिंग, राइटिंग या लिसनिंग में, ये 4 ही मॉड्यूल्स होते हैं, इनकी असेसमेंट हो रही होती है। और अभी जो रिसेंट या मोस्ट मॉडर्न टेस्टिंग चल रही है वो AI बेस्ड है, जैसे कि मैंने आपको PTE का बताया, तो उसके अंदर तो ह्यूमन एग्जामिनर भी इन्वॉल्व ही नहीं होता। तमाम तर क्वेश्चंस की जो असेसमेंट है वो AI करती है और आपको एक फेयर और अनबाइस्ड रिजल्ट मिलता है। फ़ायदा क्या हुआ?
पाकिस्तान में लोगों का एक अलमिया ये है, या डायलेमा, कि हम ह्यूमन स्पीकर के सामने बोल नहीं सकते बिकॉज वी आर नॉन नेटिव स्पीकर्स, सो वी कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ह्यूमन एग्जामिनर। हमें एक हेजिटेशन है। तो पीटीई के अंदर ह्यूमन है ही नहीं सिरे से। क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर पे, इंस्ट्रक्शन बेस, आपने रीड किया, आंसर सबमिट कर दिया, आपको रिजल्ट मिल गया। अब ये अवेयरनेस अगर कैंडिडेट को बता दी जाए तो वो इस तरफ आ जाएंगे। जब अवेयरनेस ही नहीं है तो उनको क्या पता कि हमें और ये मार्केट में आइल्स को लेकर, पीटीई को लेकर जो ऐसे लोग हैं जो फुलफिलमेंट आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके आइल्स क्लियर करवा देंगे और पीटीई क्लियर हो जाएगा, उस हवाले से आप इन पे तो बिल्कुल भरोसा करना ही नहीं है। ये तो वही बात है जो तेल बेचते कहते हैं आपके सर के बाल आ जाएंगे और दो हफ्ते में आ जाएंगे, वही वाली सिचुएशन। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो मैं कहूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस इन दीज एग्जाम। बात यह है कि जो इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं, वो पीटीई हो या आइल्स हो, इनके बड़े इंटरनेशनल और हाई स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं एग्जाम को कंडक्ट करने के सिलसिले में। फॉर एग्जांपल, जब सबसे पहले आप टेस्ट सेंटर जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी स्क्रूटनी या सिक्योरिटी क्या होती है। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट लेते हैं और स्कैन करते हैं और वो मैच करते हैं क्या ये वही कैंडिडेट है जो अपना पासपोर्ट हमें प्रेजेंट कर रहा है, और इसके क्रेडेंशियल्स मैच करते हैं इसके साथ, नंबर 1। सेकंड ये है कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, आप बंदा तो चेंज तो नहीं कर सकते। थर्ड ये है कि आपके पाम स्कैनिंग भी होती है, इंफ्रारेड स्कैनिंग, ये थर्ड स्टेप होता है। फोर्थ ये है कि आपको कैमरे के नीचे खड़ा करके सर्विलेंस होती है और आपकी बाकायदा तलाशी लेते हैं कि इसके पास कोई मटेरियल है या नहीं है। फिर उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं तो वहाँ पे भी सर्विलेंस थ्रू कैमरा मॉनिटरिंग चल रही है, हर एक कैंडिडेट के ऊपर एक कैमरा मॉनिटर कर रहा है। इतने सारे सिक्योरिटी चेक्स हैं, नंबर 1। और फिर जब उस एग्जाम की असेसमेंट होनी है वो एआई ने करनी है, बंदे ने करनी ही नहीं है। तो कहाँ से हम कह सकते हैं कि बाइसनेस है या इसके अंदर लूप होल है? एक और चीज़ मुझे बता दें, आपने क्लियर बता दिया, हम जो है वो नहीं दे सकते धोखा, और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। और अगर आप में अगर पाकिस्तानी इस तरफ अगर आप इतना टेस्ट पास कर ही नहीं सकते तो आई थिंक फिर आपको अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि जब अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे अनलॉफुल, तो याद रखें आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी होगा और परमानेंट बैन भी होगा, और आप बिला वजह पाकिस्तान का नाम भी ख़राब कर रहे हैं जाते हुए। तो प्लीज़ इन चीज़ों से तो इज्तिनाब करें। मुझे एक और चीज़ बता दीजिए, एक मिथ ये भी पाई जाती है कि जी जो लिसनिंग होती है ना, वो पहली बार में तो बंदा पास कर ही नहीं सकता। सो बेशक हाँ, लिसनिंग ये है कि ज़ाहिर है उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है, हमारा समझने का थोड़ा सा प्रोसेस करने का स्लो होता है। सो डू यू थिंक कि हाँ पहली बार में अगर एक सपोज एक बंदा जो है वो अपने फील्ड में काम कर रहा है, कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट है, 5, 6, 8 साल काम कर चुका है, सो डू यू थिंक कि वो फेल कर सकता है या फिर नहीं, उसको भी चाहिए कि एटलीस्ट 1-2 हफ्ते की क्लासेस लें उसके बाद ही जाए? देखिए, इस सब में अहम यह है कि आपको किसी भी एग्जाम में अपेयर होना है तो टेस्ट फॉर्मेट और पैटर्न का अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्वेश्चन टाइप्स क्या हैं, आइटम टाइप्स क्या है, इनकी असेसमेंट कैसे होती है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं। मतलब मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती है, दे आर प्रोफिशिएंट, बट जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं फेल हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि अंग्रेज़ी नहीं आती, इसलिए कि उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता एग्ज़ाम की क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन आपको मतलब एग्जाम्पल कोट करता हूँ। एक एस्से है, आपने एक राइट करना है और एस्से की टाइमिंग वो देते हैं कि आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है और मिनिमम इसके 200 वर्ड्स होने चाहिए। अब आपको अंग्रेजी तो आती है, आपने ठक लिखना स्टार्ट किया और आपने 150 वर्ड्स लिखे और आपने 25 मिनट स्पेंड कर दिए, तो क्या हुआ कि आपने वर्ड लिमिट भी कंप्लीट नहीं की और आपने टाइम भी एक्स्ट्रा ज़ाया किया। तो इन दोनों सूरतों में क्या होगा कि आपका क्वेश्चन स्किप हो गया, आप फेल हो गए या मार्क्स आपके डिडक्ट हो गए। तो इन टेक्निकलिटीज और रिक्वायरमेंट्स को मीट करना जरूरी है, सिर्फ अंग्रेजी काफ़ी नहीं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द टेक्निक्स। वेल, थैंक यू सो मच जाबिर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारा काफ़ी लंबा ये सेगमेंट हुआ जिसके अंदर हमने जो है वो इन्फॉर्मेशन ली हमने आपसे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आई होप कि जितने भी हमारे नाजरीन के जहनों में सवाल होंगे उनके जवाब उन्हें मिल गए होंगे। शॉर्टकट्स मज़ीद जो है वो अपनाना छोड़ दें, कोशिश करें कि प्रॉपरली एक रास्ते के थ्रू जाएं। बाकी आपकी किस्मत और जिस मकसद से आप गए हैं उसको भी पूरा करें। जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं और फिर वो यूनिवर्सिटी का पहले दिन से कभी रुख ही नहीं करते और वहाँ जाते साथ ही वो काम में लग जाते हैं, अपने साथ बुरा करते हैं, ये भी बहुत गलत है। जो डंकी मार के लोग जाते हैं वहाँ उनको लगता है कि फ्यूचर बना लेंगे, वो भी बहुत गलत बात है। एक तो ये है कि देखिए सपोज अगर कोई वाकई में पढ़ लिख के लिए जा रहा है, वापस आके अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो बेसिकली मुल्क का एसेट बन जाता है, तो आप उनके लिए भी दरवाजे बंद कर रहे हैं। और दूसरा, आपकी मुल्क की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ख़राब हो रही है। जितने डिपोर्टीज़ लास्ट ईयर डिपोर्ट होके आए थे उन पे 5 साल का बैन इसी वजह से लगाया है कि ताकि वो 5 साल जाने का सोचे भी ना, ताकि वो किसी और कंट्री में ये सारी हरकतें करें ही ना कि वहाँ ओवर स्टे कर लें और फिर ये स्कैम्स वगैरह में पड़ जाएं या कोई भी गलत इलीगल वे जो है वो इख्तियार करें। तो आई थिंक हमें जो सोचना चाहिए वो अपने साथ साथ अपने मुल्क का भी सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। सही बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें ख़वातीन और हज़रात, मुलाकात होगी आप लोगों से कल। मुझे और नाज़िश को दीजिए
दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के अल्लाह बाद। हाफिज।